देना। Good evening, participants. This is Swapnil here, Swapnil Admane from NJ India Invest. On the behalf of Sarfaraz Sir Zone, we welcome you all for this webinar. Thanks for joining this webinar. And we are going to start this session at 5:32 exactly. Till that time, request you to have a patience. Thank you. Okay. Good evening, people. नमस्कार. आज के वेबिनार में आप सबका स्वागत है. मेरा नाम सरफराज है. मैं एनजे इंडिया इन्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ. मैं एनजे इंडिया इन्वेस्ट के लिए वेस्टर्न जोन हैंडल करता हूँ. साउथ गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश. आज हम लोग बात करेंगे 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के ऊपर. सबसे पहले तो जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने समय निकाला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. उम्मीद करता हूं कि जो समय आपने निकाला है, जो समय का इन्वेस्टमेंट आपने इस वेबिनार के ऊपर किया है, उसके ऊपर मैं आपको अच्छा रिटर्न दे पाऊं. समय दिया है तो मैं ऐसा नहीं है कि ज़्यादा समय लूँगा आपका. मुझे ये पूरा टॉपिक डिस्कस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट लगेंगे, या 50 या एट द मैक्स 55 मिनट लगेंगे. तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये 50 मिनट आप लोग थोड़ा शांत जगह पर बैठिए, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और दिल और दिमाग को ओपन करके बैठिए. नए आइडियाज़ या नया नॉलेज लेने के लिए ओपन रहिए, सो दैट जो भी आप सीखो वो आगे जाके अमल कर सको. तो अगेन वापस एक बार मैं बता दूं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स. एक कामयाब इन्वेस्टर अगर बनना है तो ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं जो मुझे लगती है अगर आप लोग अपनाते हो तो एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हो. तो 7 आदतें कौन सी है उसके ऊपर बाद में आते हैं. पहले एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर किसे कहते हैं वो तय कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर की व्याख्या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है. तो पहले मुझे क्या लगता है सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या है उसकी बात करते हैं. तो चलो मुझे क्या लगता है उसके ऊपर बाद में आते हैं. पहले ये डिस्कस करते हैं कि भाई अलग अलग लोगों की व्याख्या क्या हो सकती है. तो कोई ये मानता है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर तो वो है जो बहुत कम समय में पैसे को डबल कर दे, 4 गुना कर दे, 8 गुना कर दे. या सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो मल्टी बैगर स्टॉक्स, मल्टी बैगर शेयर्स ढूंढ के निकाले. या सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अच्छा जमीन ढूंढे या अच्छी दुकान ढूंढे जिसके ऊपर अच्छा किराया मिले या जिसके जमीन के दाम बढ़े. या सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो मार्केट को टाइम कर पाता है, मतलब
सही समय पे लगाता है, सही समय पे निकलता है, वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है? या सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो बेंचमार्क को बीट करता है? बेंचमार्क मतलब सेंसेक्स या निफ्टी। तो सेंसेक्स से बेहतर रिटर्न लेके आता है या निफ्टी से बेहतर रिटर्न लेके आता है, वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है? या सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है? या सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो एफडी में इन्वेस्ट करता है, कोई रिस्क नहीं लेता है, एफडी में इन्वेस्ट करता है, पीपीएफ में इन्वेस्ट करता है, या बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है? सक्सेसफुल इन्वेस्टर है कौन? रियल एस्टेट वाला, शेयर मार्केट वाला, म्यूचुअल फंड वाला, एफडी वाला, पीपीएफ वाला, के बॉन्ड वाला? तो अलग अलग लोगों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। जैसे मैंने बोला, मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं है। मेरा ऐसा मानना है या हमारा ऐसा मानना है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाए, चाहे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, चाहे वो एफडी में इन्वेस्ट करके, चाहे कहीं पे भी इन्वेस्ट करके, अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स जो बंदा, जो इन्वेस्टर अचीव कर पाता है, उसको हम लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर, या मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। फाइनेंशियल गोल्स एक जीवन के, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जिसके कोई गोल्स ना हो। साइंस ऐसा कहता है कि होप एक आदमी को जिंदा रखता है। जिस बंदे के जीवन में होप ना हो, वो बंदा एक मिनट के लिए या एक सेकंड के लिए भी जी नहीं सकता। अब होप क्या है? होप मतलब कल की आशा। कल की आशा मतलब गोल्स, राइट? तो हर एक बंदे के गोल्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो। लेकिन जब इन्वेस्टर की बात करते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात करते हैं, तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर मेरे हिसाब से वो है अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाता है, राइट? फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि अपनी अपना शादी, अपने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का मैरिज, अपना रिटायरमेंट, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बिजनेस शुरू करना है, घर रिनोवेशन करना है, हेलीकॉप्टर खरीदना है, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जो भी गोल जो फाइनेंस के साथ लगे हुए हैं, उसको अगर आप अचीव कर पाते हो, उसको सक्सेसफुल इन्वेस्टर मेरे हिसाब से माना जाएगा। ना कि वो बंदा जो जल्दी पैसा डबल करता है, ना कि वो बंदा जो अच्छी जमीन ढूंढ के निकालता है, ना कि वो बंदा जो एफडी में इन्वेस्ट करता है, ना कि वो बंदा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाता है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का मैरिज, अपना खुद का रिटायरमेंट, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बिजनेस शुरू करना है, एक्स वाई जेड। अब ये गोल्स जो फाइनेंशियल गोल्स है वो अचीव जो करने हैं, वो अचीव करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो पहले चैलेंजेस की बात करते हैं और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सी 7 आदतें हैं जिससे आप जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओगे। तो पहले तो चैलेंजेस की बात करते हैं कि भाई कौन से चैलेंजेस है जिसकी वजह से अपने फाइनेंशियल गोल्स हम लोग अचीव नहीं कर पाते। तो पहली चैलेंज है इन्फ्लेशन। फाइनेंशियल भाषा में हम लोग उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, घरेलू भाषा में आप लोग सब उसे महंगाई बोलते हो। तो महंगाई की वजह से अपना अपना आपका फाइनेंशियल गोल जो है वो हर साल आपसे दूर जाता रहता है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरबीआई का एक एस्टिमेट ये कहता है कि पिछले 30 सालों में इंडिया में कुछ 6.5% महंगाई एवरेज रही है। साल दर साल 6.5% से महंगाई बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि आपका जो फाइनेंशियल गोल है, वो फाइनेंशियल गोल हर साल, अगर यही महंगाई आने वाले 30 सालों में भी रही, तो आपका फाइनेंशियल गोल हर साल 6.5% से दूर होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है मान लो गाड़ी लेना, राइट? तो महंगाई की वजह से हर साल गाड़ी की कीमत 6.5% बढ़ती रहती है। उसका मतलब यह है कि हर साल आपका गोल 6.5% आपसे दूर होता जाता है। तो ये पहला रोड ब्लॉक है आपके और आपके फाइनेंशियल गोल्स के अचीवमेंट के बीच में। महंगाई और एक चीज करती है। महंगाई क्या करती है? आपके पैसे की वैल्यू को साल दर साल कम करती रहती है। उस पैसे को अगर आप निवेश नहीं करते हो या इन्वेस्ट नहीं करते हो, उसको आप तिजोरी में रख देते हो या घर में कोई सेफ जगह पे रख देते हो, तो होता क्या है कि उसकी वैल्यू साल दर साल कम होती रहती है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हमने लिया है कि मान लो किसी बंदे के पास 1990 में 1 लाख रुपए थे, वही 6.5% की महंगाई अगर हम लोग पकड़ते हैं,
तो और उस 1 लाख रुपए को उसने इन्वेस्ट नहीं किया होता, निवेश नहीं किया होता, तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 2020 में गिर के 11,336 हो गई होती। मतलब ऐसा नहीं है कि तिजोरी से अब निकालेगा तो 11,336 ही निकलेंगे तो पूरे 1 लाख, लेकिन वो 1 लाख की जब वो यूज करने जाएगा, उस 1 लाख रुपए की जब वो खरीदी करने जाएगा तो 1 लाख की चीजें नहीं खरीद पाएगा, वो आज के 11,336 के बराबर की चीजें खरीद पाएगा। तो पहला जो रोड ब्लॉक है, पहला जो चैलेंज है आपके और आपके फाइनेंशियल गोल के दरमियान, जो पहला दुश्मन है आपका, वो है महंगाई। आपका गोल साल दर साल 6.5% आपसे दूर जाता रहता है और आपके पैसे की वैल्यू जो आप निवेश नहीं करते हो, इन्वेस्ट नहीं करते हो, तिजोरी में रखते हो या घर में किसी सेफ जगह पे रखते हो, उसकी वैल्यू साल दर साल 6.5% से कम होती रहती है। जैसे कि उदाहरण में हमने देखा 1990 के 1 लाख और आज के 11,336 बराबर है, सेम है, राइट। तो ये पहला रोड ब्लॉक है। तो महंगाई की वजह से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि अपना गोल हमसे दूर ना जाए, लेकिन जब इन्वेस्ट करते हैं तो दूसरा रोड ब्लॉक आता है या दूसरा दुश्मन हमारे और हमारे गोल के दरमियान आता है, और वो दूसरा दुश्मन है टैक्स। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है कि मान लो आपने महंगाई के डर से तिजोरी में पैसा ना रख के इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। तो भाई 1 लाख रुपया आपने डिसाइड किया और मान लो आपको 8% मिलता है। 8% आज कहीं पे भी नहीं मिलता। मैं SBI के रेट्स अभी देख रहा था तो कुछ 5.5% के आजू बाजू है, बट ये उदाहरण के तौर पे मैंने 8% लिया है कि मान लो आपको 8% मिलता है। 5 साल में आपको साल के 8,000 के हिसाब से 40,000 रुपए मिलेंगे। अब महंगाई 6.5%, आपको 8% रिटर्न मिला, तो आपने महंगाई के से थोड़ा ऊपर का रिटर्न बना लिया। लेकिन उसके बाद दूसरा दुश्मन काम करता और वो है टैक्स। टैक्स की वजह से क्या होता है कि ये 40,000 ब्याज में से आपके 12,000 टैक्स में चले जाएंगे और आपके हाथ में आ जाएंगे 28,000, और आपको रिटर्न मिला टैक्स के बाद 5.5% के आजू बाजू। ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 8% मिल रहा है। अगर 8 के बदले 6 मिल रहा है तो ये सीधा के सीधा 4.5% के आजू बाजू आ जाएगा। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है तो अपने जीवन के सारे गोल्स अचीव करता है, बट उसके लिए दो उसको मुश्किल आती है। एक मुश्किल है महंगाई, उसका गोल हर साल दर साल 6.5% उससे पीछे जाते रहता है। उससे बचने के लिए वो निवेश करता है। तो दूसरा प्रॉब्लम उसको नड़ता है वो है टैक्स। जो भी उसको रिटर्न मिलता है वो उसमें से 20% या 30% जो भी टैक्स स्लैब में वो आता है वो टैक्स में चला जाता है और वो महंगाई से कम रिटर्न बना पाता है। तो ये दो मुश्किलें आती है आपको आपके जीवन के लक्ष्य पूरे करने में। मैं वही लक्ष्य की बात कर रहा हूँ जिसमें पैसे लगते हैं। पैसे के अलावा बहुत सारे लक्ष्य होते हैं जीवन के, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ फाइनेंस की, और हैंस हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स की। तो अब हम लोग आज के मुद्दे के ऊपर आते हैं, और वो ये है कि ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं जिनको अगर आप अपने जीवन में अमल करते हो, आपके इन्वेस्टमेंट के जीवन में अमल करते हो, तो आप आपके जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओगे। सारे नहीं तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स है, जो गोल्स नहीं है एक्चुअली जवाबदारियां हैं, वो जवाबदारियां आप अच्छे से पूरी कर पाओगे। तो पहले से शुरू करते हैं। ये पहली आदत है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से 40 मिनट आप लोग मेरे साथ रहोगे, मेरी बात ध्यान से सुनोगे और ये 7 आदतें सीखने की कोशिश करोगे और बाद में इसको अमल में रखने की कोशिश करोगे। तो पहली आदत है जो आपको एक कामयाब इन्वेस्टर बनाती है वो है कि इन्वेस्ट विथ अ गोल। जब भी निवेश करो, चाहे 500 रुपया करो, चाहे 5,000 रुपया इन्वेस्ट करो, चाहे 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करो, चाहे 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करो, उस इन्वेस्टमेंट को किसी गोल के साथ जोड़िए। किसी गोल के साथ जोड़ना मतलब ये इन्वेस्टमेंट मैं क्यों कर रहा हूं, उस सवाल का जवाब अपने आप को देना कि यार ये मैं 500 रुपया लगा रहा हूं, ये क्यों लगा रहा हूं, या ये मैं 50 लाख रुपया लगा रहा हूं, वो क्यों लगा रहा हूं। जब आप इन्वेस्ट करते हो, हम में से काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं, महीने में 5,000 बच गया, निवेश कर दिया। साल में कोई कंपनी से बोनस मिल गया, 5 लाख रुपया निवेश कर दिया। और काफी बार निवेश सोचे बगैर करते हैं कि भाई ये मैं क्यों कर रहा हूं। अब इन्वेस्टमेंट किसी गोल के बगैर करना इज लाइक शूटिंग इन द डार्क, अंधेरे में गोली मारने के बराबर है। चांसेस ये है कि आपका निशाना नहीं लगेगा। या इन्वेस्टमेंट के बगैर गोल करना यानी
आप फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो, घर से तो निकल गए लेकिन पता नहीं है जाना कहाँ है, तो आप समझ सकते हो वो वैकेशन कैसा रहेगा। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट करना और कोई कोई गोल के बगैर इन्वेस्टमेंट करना वही वैकेशन पे जाने के बराबर है, जहां पे निकल तो गए घर से लेकिन पता नहीं है जाना कहाँ है। सो पहली आदत जो आपको जीवन में अमल में लानी है, इन्वेस्टमेंट के जीवन में अमल में लानी है, जिससे आप आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओगे, वो ये है कि जब भी इन्वेस्ट करो, छोटा या बड़ा, उस इन्वेस्टमेंट का कारण अपने लिए पूछो कि ये मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। घर खरीदने के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, बच्चे के मैरिज के लिए, एक्स वाई जेड। और जब भी आप किसी गोल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो दो चीजें बहुत जरूरी हो जाती है, दो प्रश्नों का जवाब देना बहुत। पहला प्रश्न तो ये है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। क्यों का जवाब अगर आपको मिल जाता है, उसके बाद बाकी दो प्रश्नों के जवाब देने बहुत जरूरी हो जाते हैं कि मुझे ये पैसा कब लगेगा और कितना लगेगा, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हाउ मच विल बी नीडेड एंड व्हेन। तो पहला आदत है जो हमको जीवन में, इन्वेस्टमेंट के जीवन में लानी है, वो ये है कि जब भी इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट विथ अ गोल। पहले तो क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं वो जानिए, कब लगेगा ये पैसा मुझे तब जानिए, और कितना लगेगा पैसा वो जानिए। उदाहरण के तौर पे मैंने ये लिया है जिससे आपको एकदम आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सो हर एक सातों सात आदतों में मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो ये क्यों गोल के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए उसका एग्जाम्पल है कि भाई मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है पीसफुल रिटायरमेंट का। तो नो हाउ मच विल बी नीडेड एंड व्हेन। तो भाई घर चलाने का खर्चे से हम लोग बात करते हैं, रिटायरमेंट में क्या आता है कि भाई घर घर चलाना पड़ता है, राइट। सो 1995 में एक मिडिल क्लास घर का घर चलाने का खर्चा था 5,000 रुपए, राइट। आज 25 सालों के बाद वो घर चलाने का खर्चा 25,000 रुपया हो गया है। अब ये 25,000 अलग अलग घरों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली ली हुई है, राइट। अब ये 5 का जो 25 हो गया, मतलब 5 गुना हो गया 25 सालों में। वो महंगाई का दर आप निकालोगे तो वही महंगाई का दर है जो आरबीआई ने बोला है पिछले 25-30 सालों में इंडिया में रहा है, वो है 6.5%। तो अगर पिछले 25 सालों में घर चलाने का खर्चा 5 गुना हो गया है, तो स्वाभाविक है कि आने वाले 25 सालों में घर चलाने का खर्चा 25 मतलब 5 गुना हो जाएगा, मतलब 25,000 का महीने का खर्चा 1.25 लाख रुपया हो जाएगा, राइट। ये आप लोग को 1.25 लाख थोड़ा हजम नहीं हो रही होगी बात कि महीने का 1.25 लाख रुपए का खर्चा घर चलाने के लिए, वही सब्जी, वही पेट्रोल, वही दूध, या वही वही इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो अगर आपको 1.25 लाख पे विश्वास नहीं आ रहा है तो ये बात देखिए कि भाई 5 का अगर 25 हुआ है तो 25 का 1.25 लाख क्यों नहीं होगा। और अगर महीने का घर चलाने का खर्चा 1.25 लाख हो जाएगा तो होगा क्या कि भाई अगर 1990 में कोई रिटायर हो रहा था, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 1990 में कोई रिटायर हो रहा था, मान लो मेरे मेरे दादा रिटायर हो रहे थे 1990 में, तो उनके पास अकाउंट में 15 लाख अगर होते तो वो 25 साल आराम से जी पाते। कैसे? तो भाई 5,000 रुपए का महीने का खर्चा था, 12 महीने मतलब साल का 60,000 रुपए, और 25 साल का 15 लाख। तो जब वो 1990 में रिटायर हुए मेरे दादा, तब उनके पास 15 लाख रुपए होने चाहिए थे, तो वो रिटायरमेंट के बाद के 25 साल अच्छे से जी सकते थे। 2020 में अगर कोई रिटायर होता है, मान लो मेरे फादर, तो अगर 2020 में मेरे फादर रिटायर होते हैं तो उनको 15 लाख नहीं लगेंगे, उनको 75 लाख रुपए लगेंगे अगर 25 साल रिटायरमेंट लाइफ पीसफुली जीनी है। तो कैसे? क्योंकि महीने का घर चलाने का खर्चा 25,000 हो गया है, मतलब 12 महीने का 3 लाख और 25 साल का 75 लाख। लेकिन अगर कोई 2045 में रिटायर होने वाला है तो तब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2045 में रिटायर होने वाला हूं तो तब मुझे 75 लाख से काम नहीं होगा, मुझे तब तक जमा करने पड़ेंगे 3,75,00,000 रुपए, क्योंकि तब घर चलाने का खर्चा 1,25,000 रुपया हो गया होगा महीने का, मतलब 12 महीने का 25 लाख के आजू बाजू, और 25 सालों का 3,75,00,000 के आजू बाजू, या 15 लाख के आजू बाजू साल का, और 25 साल का 3,75,00,000। तो ये पहली आदत है
जो हमको अपने जीवन में लगानी है कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, कब पैसा लगेगा और कितना लगेगा। तो ये पहली आदत है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है विथ अ पर्पस। में और एक उदाहरण दे देता हूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, अगर रिटायरमेंट से क्लियर नहीं हुआ है। मान लो आपका एक फाइनेंशियल गोल है बच्चे की पढ़ाई, आपका एक गोल है कि आपका बच्चा इंडिया के किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग करे, बट आपका बच्चा तो आज 3 साल का है। तो ये 3 सवाल के जवाब आपको देने हैं कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं बच्चे के एजुकेशन के लिए, कब लगेगा, 15 साल के बाद लगेगा, बिकॉज आज वो 3 साल का है, वो 18 का होगा तब लगेगा, मतलब 15 साल के बाद लगेगा। कितना लगेगा, कितना लगेगा, तो भाई आज अगर मान लो एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग करने का खर्चा 10 लाख रुपया है, तो महंगाई की वजह से वो हो सकता है कि 25 लाख रुपया या 30 लाख रुपया हो जाए। तो ये पहला आदत है जो आपको अपने जीवन में लानी है, तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकोगे, आप अपने जीवन के सारे गोल्स अचीव कर पाओगे। और वो ये है कि जब भी इन्वेस्ट करो पूछो मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये पैसा मुझे, मेरा गोल कितने साल बाद आ रहा है, और वो गोल को पूरा करने के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे। तो ये पहली आदत है जो हमको अपनानी है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए। दूसरी आदत के ऊपर जाते हैं, मैं समय देख लेता हूं ताकि हम लोग एकदम ट्रैक पे रहे। राइट, सो दूसरी आदत के ऊपर जाते हैं, और दूसरी आदत यह है कि जल्दी शुरू करो। जागो तब सवेरा कहते हैं ना, बस उस वही बोलने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि जब भी कोई गोल माइंड में आए, उस गोल के लिए शुरुआत उसी दिन से कर दो। आपको आपको आपके साथ समय रहेगा, और अगर समय रहेगा तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा होगा। और अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इक्विटी को समय चाहिए, और आप उसको समय दे पाओगे अगर आप जल्दी शुरू करते हो तो। इक्विटी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट दूसरी आदत यह है कि जब भी कोई गोल आपको पता चले कि यार ये मेरे जीवन का गोल है, फॉर एग्जाम्पल आज मेरे कहने पे आपको पता चला कि यार रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना तो जरूरी है, तो जल्दी शुरू करो का मतलब यह है कि आज शुरू करो। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आपके लिए वो गोल को अचीव कर पाना आसान हो जाएगा। एक उदाहरण लूंगा, उस उदाहरण से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है वो आपको पता चल जाएगा इस उदाहरण से। तो दो दोस्त है, मान लो यहाँ पे मैंने 2 दोस्त लिए, एक मिस्टर अर्ली है, एक मिस्टर लेट है। अर्ली और लेट याद नहीं रहता है, तो मान लो ये राम है और ये श्याम है। दोनों दोस्त है, दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की, दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की, दोनों सेम ईयर में पास हुए, दोनों सेम कंपनी में जॉब लगे, दोनों की सैलरी भी सेम है, लेकिन दोनों का बचत की तरफ एटीट्यूड थोड़ा अलग है। राम ये बोलता है कि भाई मैं जब से कमा रहा हूं तब से ही शुरू कर दूंगा अपने रिटायरमेंट के लिए, और श्याम ये बोलता है कि यार अभी तो मैं यंग हूं, मेरे खर्चा करने का समय है, गाड़ी लेने का समय है, मोबाइल लेने का समय है, तो मैं अभी बचत नहीं करूंगा, लेकिन जब समय आएगा तब मैं ज्यादा बचत करूंगा। तो राम क्या करता है, जब वो 25 साल का था तब से ही महीने के 10,000 बचाना शुरू करता है, और रिटायर जब वो 60 साल का होता है तब तक टोटल 35 सालों में वो महीने के 10,000 के हिसाब से 42 लाख बचाता है। 42 लाख रुपए उसने बचाए। श्याम ने जो बोला था वही किया, उसने 45 साल की उम्र में बचाना शुरू किया, लेकिन महीने के डबल बचाना शुरू किया। और अब रिटायरमेंट के लिए उसके पास 15 साल बचे हैं, तो टोटल 15 सालों में उसने 36 लाख रुपए बचाए। तो मोटा मोटी दोनों ने बचाए तो सेम पैसे, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों की बचत में। इसने महीने के 10,000 बचाए, इसने महीने के 20,000 बचाए, दोनों ने अंत में तो 42 लाख और 36 लाख ही बचाए। लेकिन जब पैसा निकालने गए तो हुआ ये कि राम को 11 करोड़ 41 लाख रुपए मिले अपने रिटायरमेंट के लिए, और श्याम को 1 करोड़ 23 लाख रुपए मिले, जबकि दोनों ने सेम पैसा इन्वेस्ट किया है और दोनों को रिटर्न भी सेम मिला है। ऐसा नहीं है कि मैंने राम का रिटर्न ज्यादा लिया है और श्याम का रिटर्न कम लिया है, दोनों का रिटर्न भी सेम लिया है, दोनों ने निवेश भी सेम किया है, लेकिन दोनों ने समय अलग दिया। इस बंदे ने 35 साल, राम ने 35 साल दिए और श्याम ने 15 साल दिए, जिसकी वजह से दोनों के
कॉर्पस में दोनों ने जो पैसा इकट्ठा किया उसमें सिर्फ 10 करोड़ रुपए का फर्क है। इनको श्याम को 1.25 करोड़ मिलेगा, इनको 11.25 करोड़ रुपया मिलेगा। अब इसको आप सिर्फ बोलो या बहुत ज्यादा बोलो, आपके ऊपर है। और इस तरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये उदाहरण आप लोगों में से काफी लोगों ने शायद सुना होगा। तो अगर आप एक चेस का बोर्ड लेते हो, ये बहुत बड़ी कहानी है, समय की कमी की वजह से ये कहानी मैं डिटेल में नहीं लेता हूं, लेकिन अगर आप चेस का बोर्ड लेते हो और पहले स्क्वायर में एक राइस का दाना रखते हो, चावल का दाना रखते हो, और हर कोने में, हर बॉक्स में उसको डबल करते जाते हो, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा कि दूसरे बॉक्स में 2 चावल के दाने, तीसरे में 4 चावल के दाने, चौथे में 8 चावल के दाने, पांचवे में 16 चावल के दाने। तो आप 10वें तक पहुंचोगे तो 514 चावल के दाने हो जाएंगे। 20वें तक पहुंचोगे तो 5 लाख चावल के दाने हो जाएंगे। 30वें तक पहुंचोगे तो 5 करोड़। और 64वें बॉक्स, चेस में 64 बॉक्स होते हैं, 64वें बॉक्स में चले जाओगे तो इसको गिनती करना मेरे लिए मुश्किल है। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ 92,000 करोड़ राइस के दाने हो जाएंगे। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो बहुत अच्छी तरीके से राम और श्याम ने समझा। तो दूसरी आदत जो आपको जीवन में अपनानी है, अगर आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, तो जल्दी शुरू करिए। जब भी आपके माइंड में कोई गोल आया, बच्चे की शादी या बच्चे की पढ़ाई या अपना रिटायरमेंट, गाड़ी लेना है, घर लेना है, जब भी माइंड में एक सपना आया, उसके लिए उस दिन शुरू करो जब वो माइंड में सपना आया। मैं वापस अपना रिटायरमेंट वाला एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि भाई मुझे 2045 में रिटायर होना है। याद करो वो वाले एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में मैं वापस चला जाता हूँ। मैं 2045 में रिटायर होने वाला हूँ। मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ। मुझे 3 करोड़ 75 लाख रुपए जमा करने हैं। तो कैसे, अगर मैं जल्दी शुरू करता हूँ तो मुझे फायदा होगा। तो भाई 3 करोड़ 75 लाख जमा करना है, 2045 तक जमा करना है। मेरे पास 25 साल है। और अगर मैं ऐसी जगह पे निवेश करता हूं जहां मुझे 10% रिटर्न मिलता है, तो अगर मैं आज शुरू करता हूं तो मुझे 30,000 रुपए महीने के बचाने हैं। अगर मैं 2030 में शुरू करता हूं, ये सोचता हूं श्याम की तरह कि यार अभी तो मेरे खर्चा करने का समय है, जब समय आएगा तो बचा लूंगा, और 2030 में अगर मैं शुरू करूंगा तो मुझे महीने के 90,000 बचाने पड़ेंगे। और अगर 2040 में अगर मैं शुरू करता हूं तो मुझे महीने के 4,85,000 रुपए बचाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 साल बचे होंगे 3 करोड़ 75 लाख रुपया जमा करने के लिए। तो दूसरी आदत है, जब भी कोई गोल माइंड में आए उसके लिए जल्दी शुरू करो। समय आपके साथ रहेगा तो वो गोल को अचीव करना आसान हो जाएगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स स्टार्ट अर्ली, राइट। सो 2 आदतें हम लोगों ने देखी। पहली, जब भी इन्वेस्ट करो अपने आप से पूछो क्यों कर रहा हूं, मैं किस लक्ष्य के लिए कर रहा हूं, वो लक्ष्य मेरा कब है और कितना पैसा लगेगा। और दूसरा, जितना जल्दी हो सके उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। तीसरी आदत है इन्वेस्ट इन इक्विटी। अब यहाँ ये आदत है जिसको समझाने में मुझे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, और यही ऐसी आदत है जहां पे हम लोग अगर सामने सामने बैठे होते तो बहुत डिबेट करते, बहुत चर्चा करते। एंड में क्वेश्चंस में लेने की कोशिश करूंगा, बट मैं जब ये बोल रहा हूँ इन्वेस्ट इन इक्विटी, मैं जरा भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी अपनी बचत इक्विटी में इन्वेस्ट करो। उसके बारे में हम लोग अपनी 5वीं आदत जब आएगी तब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ इक्विटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इक्विटी को आप में से काफी लोग या हम में से काफी लोग शेयर बोलते हैं कि यार मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे या मैंने HDFC के शेयर खरीदे। अब शेयर जो है वो एक इंग्लिश भाषा का शब्द है। शेयर गुजराती नहीं है, शेयर हिंदी नहीं है, शेयर इंग्लिश है। अब शेयर को आप जब अपनी भाषा में रूपांतर करते हो, अपनी मतलब हिंदी भाषा में रूपांतर करते हो, तो आपको आधी प्रॉब्लम जो है ना शेयर मार्केट से, वो आधी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। कि शेयर हिंदी में होता है हिस्सा। जब आप एक शेयर खरीद रहे हो तब आप एक हिस्सा खरीद रहे हो।
सो बाइंग शेयर ऑफ अ कंपनी इज इक्वल टू बाइंग हिस्सा इन अ कंपनी। शेयर बोलते ही क्यों, आप शेयर बोलना ही बंद कर दो तो आपका आधा डर जो है ना वो शेयर से निकल जाएगा, या आपकी जो आधी गैर समझ है ना वो निकल जाएगी माइंड में से। शेयर मतलब हिंदी में होता है हिस्सा। मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा मतलब मैंने रिलायंस में हिस्सा खरीदा। मतलब ये हुआ कि इक्विटी जब आप लेते हो, इक्विटी इज इक्वल टू बिजनेस। अब आप जब शेयर खरीद रहे हो तब आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो। आप ऑटोमोबाइल का बिजनेस खुद शुरू नहीं कर सकते हो, लेकिन आप हीरो में हिस्सेदार बन सकते हो। आप अपना बैंक खुद शुरू नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक जरूर HDFC बैंक में हिस्सेदार बन सकते हो। आप अपनी खुद की IT कंपनी शुरू नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जरूर इंफोसिस के हिस्सेदार बन सकते हो। आप कोई रिफाइनरी खुद खोल नहीं सकते हो, लेकिन आप जरूर रिलायंस के हिस्सेदार बन सकते हो। ये चारों उदाहरण मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिए है। मैं जरा भी ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि हीरो या HDFC बैंक या इंफोसिस या रिलायंस का शेयर खरीदे। इनफैक्ट वो नहीं खरीदना चाहिए, क्यों, उसके बारे में बात मैं आगे जाके करूंगा। तो खैर मैं यहाँ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इक्विटी मतलब शेयर 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 हम लोग बोलते रहते हैं। शेयर मतलब हिंदी में हिस्सा होता है। आप एक बिजनेस में भागीदार बन रहे हो, हिस्सेदार बन रहे हो। उस बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, और बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके शेयर वापस, मैं भी खुद भी शेयर बोल रहा हूँ, हिस्से के दाम बढ़ेंगे। अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तो उसके हिस्से का दाम बढ़ेगा। अब बिजनेसेस जो है वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। हम लोग इक्विटी को, शेयर मार्केट को हमेशा बुरा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेसेस अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। चलिए अच्छे बिजनेसेस की बात करते हैं, बाद में बुरे बिजनेसेस की बात। इक्विटी अच्छा या बुरा नहीं होता। बिजनेसेस अच्छे हो सकते हैं या बिजनेसेस बुरे हो सकते हैं। बिजनेसेस कामयाब हो सकते हैं या बिजनेसेस फेल हो सकते हैं। लेकिन जब आप शेयर खरीदते हो आप एक बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हो। ये कुछ कामयाब बिजनेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये उदाहरण के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुनाफा बढ़ेगा तो बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा। अगेन यहाँ पे मैं जरा भी ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि इन कंपनियों में निवेश करिए, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है ITC। ITC 1989 में ITC का मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, था 78 करोड़ रुपीस। ITC, इतनी बड़ी ITC जो आज हमको लगती है ना ITC, उसका मुनाफा था 80 करोड़ रुपए, सॉरी 80 करोड़ रुपए। 2014 में ITC का मुनाफा था 9000 करोड़ रुपए। आज तो शायद बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ये चार्ट मेरे पास तब का ही है, इसीलिए मैं तब का ही बता रहा हूँ। तो ITC ने अपना मुनाफा 80 करोड़ का 9000 करोड़ कर दिया। तो ITC का मार्केट कैप जो है वो भी 212 करोड़ का 2,80,000 करोड़ हो गया। मतलब उसका शेयर का दाम भी 33% से बढ़ा। क्यों? क्योंकि 23% से ITC का मुनाफा बढ़ा। 25 सालों में 1300 गुना पैसा हो गया अगर ITC में निवेश किया होता तो। हीरो, तो हीरो इतनी बड़ी हीरो कंपनी, 16 करोड़ का मुनाफा था 1989 में। 2014 में 2000 करोड़ का मुनाफा था। मुनाफा 24% से बढ़ा, शेयर का दाम 32% से बढ़ा। अंबुजा सीमेंट 40 करोड़ का मुनाफा था, 2014 में 1200 करोड़ का मुनाफा हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स। एशियन पेंट्स 15 करोड़ का मुनाफा था, 1200 करोड़ का मुनाफा हो गया। जितना मुनाफा बढ़ा उतना बिजनेस की वैल्यू बढ़ी, या उतना ही शेयर का प्राइस बढ़ा, या उतना ही हिस्से का दाम बढ़ा। कोई भी एग्जांपल ले लो, ये ITC, हीरो, अंबुजा, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 के अलावा कोई भी कंपनी आप उठा लो। आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में इंफॉर्मेशन तो दुनिया भर का अवेलेबल है ऑनलाइन। कोई भी कंपनी उठा लो, आप उठा लो रिलायंस, या आप उठा लो HDFC बैंक, या आप उठा लो विप्रो। उसका 1990 का मुनाफा निकालो, आज 2020 का मुनाफा निकालो, आप ये पाओगे कि 30 सालों में जितना मुनाफा बढ़ा है उतना ही शेयर का दाम बढ़ा है। और ऐसा ही होगा ना, बिकॉज शेयर मतलब हिस्सा, हिस्सा मतलब आप एक बिजनेस में भागीदार बन रहे हो। तो ये तो 5 मैंने इंडिविजुअल कंपनियां ली। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स जो हम लोग बोलते हैं ना, इतना बढ़ गया, इतना गिर गया, रिस्की है, गैम्बलिंग है, नसीब के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं होता। सेंसेक्स मतलब 30 बिजनेसेस को जोड़ के एक मापदंड बनाया गया है।
सेंसेक्स शेयर मार्केट नहीं है, एक मापदंड है जिससे पता चले कि भाई शेयर मार्केट की हालत क्या है। तो सेंसेक्स जो है वो 1991 में 1000 का था। आप में से तब अगर कोई शेयर मार्केट में एक्टिव था तो शायद पता होगा कि तब सेंसेक्स 1991 में 1000 का था और सेंसेक्स की 30 कंपनियों का मुनाफा 60 रुपया था। अभी आप बोलोगे 60 रुपया कैसा, तो 60 रुपया टेक्निकल भाषा में उसको बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मैं आज जरा भी टेक्निकल बातें नहीं करना चाहता हूं, आज मैं सिर्फ सिंपल साधारण बातें करना चाहता हूं। तो आप ये मान लीजिए कि सेंसेक्स की 30 कंपनियों का मुनाफा 60 रुपया था। सेंसेक्स की 30 कंपनियों का मुनाफा आज की तारीख में मार्च 2020 में 1650 हो चुका है और ये डेटा बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जिस वेबसाइट पे हम लोग सुबह शाम ये देखते हैं ना, आज सेंसेक्स कितना बढ़ा कितना गिरा, उसी वेबसाइट पे थोड़ा अंदर जाओगे तो आपको सेंसेक्स का मुनाफा भी पता चलेगा जो आज की तारीख में 1650 है। तो 60 का मुनाफा सेंसेक्स की कंपनियों ने बढ़ा के 1650 कर दिया, तो सेंसेक्स भी 1000 का 28,000 हो गया। 30,000 आज 32,000 के आजू बाजू है, बट मार्च 2020 में वो 28,870 के आजू बाजू था। तो मुनाफा इन 30 सालों में 12.5% से बढ़ा है और सेंसेक्स इस 30 सालों में 12.5% से बढ़ा है। जितना मुनाफा बढ़ा है उतना ही सेंसेक्स बढ़ा है। सेंसेक्स को ना तो सरकार बढ़ाती है या गिराती है, ना एफआईआई बढ़ाते हैं या गिराते हैं, ना ऑयल बढ़ाता है या गिराता है, ना और कोई चीज। सेंसेक्स वो या कंपनी के दाम को बढ़ाने या गिराने के अंदर सिर्फ गिराने में सिर्फ एक ही चीज की ताकत है और वो है उस कंपनी का मुनाफा। मुनाफा बढ़ेगा तो हिस्से का दाम बढ़ेगा और मुनाफा गिरेगा तो हिस्से का दाम गिरेगा। दोनों आप देखिए, ये एक लाल लाइन जो है वो मुनाफा है और ब्लू लाइन जो है वो सेंसेक्स की लाइन। आप देखिए दोनों साथ में ही चलती है, बीच बीच में गैप आता है। ये जो सर्कल मैंने बनाए हैं वो गैप के सर्कल है, बीच बीच में दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन एक हस्बैंड और वाइफ की तरह दोनों साथ में ही चलते हैं। 30 सालों में मुनाफा 30 गुना हुआ, सेंसेक्स 30 गुना हुआ। ये तो सेंसेक्स का उदाहरण मैंने लिया, मैंने 5 कंपनियों का उदाहरण लिया। बोलने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इक्विटी में जब आप निवेश करते हो, आप एक बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हो और बिजनेस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये अच्छे बिजनेसेस की बात की, वैसे बुरे बिजनेसेस भी है जो अच्छा मुनाफा नहीं कर पाए, जैसे किंगफिशर है, जैसे रिलायंस पावर है, जैसे जेपीएस है, फिर खैर बहुत सारे बिजनेसेस है। बिजनेसेस अच्छे या बुरे हो सकते हैं। सिमिलरली इक्विटी बुरा नहीं होता, इक्विटी गैम्बलिंग नहीं है, इक्विटी लक नहीं है। आप एक बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हो, शेयर मतलब हिस्सा, राइट। तो शेयर मार्केट में या इक्विटी में पिछले सालों में कितना रिटर्न आया है उसकी बात करते हैं। कुणाल, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ यही स्लाइड दिखे ऐसा करिएगा, मेरा फेस ना दिखे, ताकि सब लोग देख पाए इसको अच्छे से, राइट। सो ये मैंने एक उदाहरण के तौर पे लिया है कि 1980 से लेके 2020 के दरमियान महंगाई, गोल्ड, सिल्वर, एफडी, पीपीएफ और सेंसेक्स ने क्या रिटर्न दिया। बहुत सारे आंकड़े आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे, आंकड़े पे मत जाइए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझने की कोशिश करिए। तो सरकार हर साल महंगाई के आंकड़े निकालती है और वो एग्जैक्टली 1981 से सरकार ने शुरू किया। तो वो 100 का इंडेक्स है, आपके सीए को अच्छे से पता होगा, ये सीपीआई उसको बोलते हैं। वो 100 का सीपीआई आज 1252 हो गया है। मतलब महंगाई इन 40 सालों में 6.5% से बढ़ी है। जो मैं कब से बोल रहा हूँ ना अपने प्रेजेंटेशन में कि पिछले 30-40 सालों में महंगाई 6.5% से बढ़ी है। आपके 1 रुपए की वैल्यू हर साल 6.5% से गिरती जाती है। उसकी चीजों को खरीदने की ताकत, आपके पैसे की चीजों को खरीदने की ताकत हर साल 6.5% से कम होती गई है पिछले 40 सालों में। गोल्ड की बात करो तो गोल्ड के दाम तब 1670 थे 10 ग्राम गोल्ड के। मार्च 2020 में कुछ 43,251 के आजू बाजू थे। मतलब कुछ 8.5% का रिटर्न गोल्ड ने दिया। मतलब महंगाई के ऊपर 2% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है। सिल्वर की बात करो तो तब 1 किलो सिल्वर का दाम 2700 रुपए था,
आज कुछ 39,480 है, तो सिल्वर ने कुछ 6.92% का रिटर्न दिया है, मैंने सर्कल भी किया है। तो महंगाई के बराबर सिल्वर ने रिटर्न दिया। एफडी की बात करो तो तब 8.5% ब्याज दर था, बीच में 10 हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 12 काफी बार रहा, बट एवरेज अगर निकालो तो इन 40 सालों में एफडी ने कुछ 8.62% चक्रवर्ती ब्याज में रिटर्न दिया, मतलब महंगाई से 2% ज्यादा। लेकिन मैं टैक्स नहीं गिन रहा हूं इसमें, महंगाई से 2% ज्यादा टैक्स के बगैर। पीपीएफ की बात करो तो पीपीएफ में तब 8 था, बीच में बहुत सारे साल 12 रहा, बट एवरेज निकालो तो कुछ 9.41 रहता है, 3% ज्यादा। और सेंसेक्स की बात करो तो 1981 में 173 का सेंसेक्स था, मार्च 2020 में 29,468 था, मतलब 30,000 के आजू बाजू, और सेंसेक्स का रिटर्न निकालो तो 13.7% रहा है। तो ये पिछले 40 सालों में महंगाई 6.5% से बढ़ी, गोल्ड 8.5, सिल्वर 7, मोटा मोटी एफडी 8.5, पीपीएफ 9.5 और सेंसेक्स 13.5, 14% का रिटर्न दिया है। अब आप बोलोगे कि यार पीपीएफ और सेंसेक्स में ज्यादा अंतर नहीं है, 4% का ही अंतर है, लेकिन ये अंतर 40 सालों में अगर आप देखोगे तो लंबा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपका ध्यान चाहूंगा, प्लीज यहाँ पे थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इन्फ्लेशन जो 40 सालों में 1981 से 2020 में 6.52% से बढ़ी है, मतलब तब जो चीजें आप 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, आज वो चीजें खरीदने में आपको 12.5 लाख रुपए लगेंगे। ये महंगाई है, ये अपना जो मैंने पहले बोला ना, महंगाई सबसे बड़ा दुश्मन है अपने और अपने फाइनेंशियल गोल के दरमियान। तब अगर आपको मान लो घर खरीदना था और वो घर 1 लाख रुपए का था, तो आज वही घर अगर आप खरीदने जाओगे तो 12.5 लाख रुपए लगेंगे। अब वो 1 लाख रुपए आप तिजोरी में रख दिए होते तो घर तो बहुत दूर की बात है, बाथरूम भी शायद 1 लाख रुपए में नहीं आता। राइट, ये महंगाई है। गोल्ड में निवेश किया होता तो आपका 1 लाख रुपया बढ़ के हो गया होता 25,94,102, मतलब आप 2 घर खरीद पाते। गोल्ड में अगर निवेश किया होता तो आप 2 घर खरीद पाते, महंगाई के ऊपर 2 घर खरीद पाते। सिल्वर में निवेश किया होता तो आपका 1 लाख रुपए का वैल्यू 14,53,000 हो गया होता, और आप तब भी एक घर खरीद पाते थे, आज भी एक ही घर खरीद पाओगे। इससे अच्छा तभी घर खरीद लेते। 40 साल रुकने का फायदा क्या हुआ? एफडी में निवेश किया होता तो 1 लाख की वैल्यू हो गई होती 27,31,000 रुपए, टैक्स काटे बगैर आप 2 घर खरीद पाते हैं। अगर इसमें टैक्स काटूंगा तो अगेन वो 1 पे आ जाओगे आप, बट खैर अभी टैक्स के बगैर बात करो तो 2 घर खरीद पाते हैं। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट किया होता तो 1 लाख रुपए की वैल्यू 36,49,000 रुपए हो गई होती, और आप मोटा मोटी 3 घर खरीद पाते। लेकिन अगर आपने सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता, कुछ नहीं किया होता, कोई शेयर ढूंढने की कोशिश नहीं की होती, सिर्फ सेंसेक्स की 30 कंपनियों में इक्वली इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आपका 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,70,00,000 रुपए हो गई होती, और आप मोटा मोटी 13 घर खरीद पाते। इसीलिए तीसरी आदत जो हमको अपनानी है जीवन में वो ये है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, अपने हिसाब से, अपने एडवाइजर के साथ डिस्कशन में कि भाई कितना, अपने 100 रुपए की बचत में से कितना, बट इक्विटी में जरूर इन्वेस्ट तो हमको करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग अपने जीवन के गोल्स अचीव कर पाएंगे, जो मैं आगे जाके अपने रिटायरमेंट के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं मैं आप मेरे साथ हो। मैं अभी तक इक्विटी में जो बोला है थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। इक्विटी मतलब शेयर, शेयर मतलब हिंदी में बोलो तो हिस्सा। आप एक बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हो, आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो। आप खुद तो ऑटोमोबाइल बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो, लेकिन हीरो के हिस्सेदार बन सकते हो। मुनाफा बढ़ेगा तो दाम बढ़ेगा, जैसे हम लोगों ने ये 5 कंपनियों में देखा, जैसे हम लोगों ने सेंसेक्स में देखा, 30 सालों में मुनाफा 30 गुना हुआ, सेंसेक्स 30 गुना हुआ। और 40 सालों में हम लोगों ने फिर देखा कि गोल्ड, सिल्वर, एफडी, पीपीएफ के सामने सेंसेक्स ने क्या रिटर्न दिया है। तो अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया हो, पहले तो अगर इन्वेस्ट किया ही नहीं होता, तिजोरी में रखा होता, तो आपकी 1 लाख रुपए
मतलब आज के 12.5 लाख रुपए लगेंगे, तब के 1 लाख रुपए की जो चीजें खरीदनी थी आज खरीदनी होती तो 12.5 लाख रुपए लगेंगे, मतलब तिजोरी में रख के उसकी वैल्यू बहुत 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 कम हो गई होती। गोल्ड में निवेश किया होता तो आप 2 गुना चीज खरीद पाते, सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता तो उतनी ही चीज खरीद पाते, रुकने का 40 साल रुकने का कोई फायदा नहीं था, तभी खरीद लेते। एफडी में इन्वेस्ट किया होता तो 2 गुना चीजें खरीद पाते, पीपीएफ में इन्वेस्ट किया होता तो 3 गुना चीजें खरीद पाते, बट इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता तो आप मोटा मोटी 13-14 गुना चीजें खरीद पाते। ये इक्विटी का फायदा है, आपके पैसे की खरीदने की जो शक्ति है ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में या टेक्निकल इन्वेस्टमेंट की भाषा में उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। पैसे की जो खरीदने की शक्ति है ना, वो इक्विटी एनहांस करता है। आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस उस वैल्यू को बढ़ाता है, राइट। अब आप बोलोगे कि यार पिछले 40 साल तो बहुत अच्छे थे, आने वाला समय समझ में नहीं आ रहा है, ये कोरोना वायरस चल रहा है, बिजनेसेस परेशान है। तो ऐसा नहीं है, पिछले 40 सालों में भी बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि 2 वॉर हुई है, 2 वॉर, कारगिल वॉर 1999 में हुई है, इतने सारे फाइनेंशियल स्कैंडल्स हुए हैं, 1992 हर्षद मेहता, 1999 2000 केतन पारेख, सत्यम का स्कैंडल, इतने सारे 2010-11 में जो कोल स्कैंडल था, टेलीकॉम स्कैंडल था, कितने सारे स्कैंडल्स हुए हैं, 2 प्राइम मिनिस्टरों का असैसिनेशन हुआ है, रिसेशन वाले पीरियड तो पता नहीं कितने आ चुके हैं, मंदी वाले, गवर्नमेंटें दुनिया भर की बदल चुकी है, नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, सुनामी दुनिया भर के आ चुके हैं, और ग्लोबल क्राइसिस भी बहुत आ चुके हैं, चाहे वो 2000 में .com बबल हो, ट्विन टावर अटैक हो, अफगानिस्तान यूएस की वॉर हो, ईरान और इराक की वॉर हो, इराक और यूएस की वॉर हो, कारगिल वॉर हो, पता नहीं क्या क्या हुआ है पिछले 40 सालों में। उसके बावजूद जिन बिजनेसों ने अपना मुनाफा बढ़ाया है, उन बिजनेसेस की वैल्यू बढ़ी है। बट एक चीज याद रखनी चाहिए कि इक्विटी हमेशा से ही ऊपर नीचे रहा है, इक्विटी हमेशा से ही वॉलेटाइल रहा है। ये 20 सालों का मैंने हर एक साल का रिटर्न एक चार्ट में प्लॉट करने की कोशिश की है, कभी कभार -52 भी आया है, कभी कभार 81 भी आया है। सो ये जो 14.25% रिटर्न आया है, वो ऐसा नहीं है हर साल 14.25 आया है, कभी कभार आधा भी हो गया, कभी कभार 80% बढ़ भी गया, कभी -5, कभी +5, कभी -20, कभी +70, कभी -17, कभी +18। तो इक्विटी हमेशा से ही वॉलेटाइल रहा है। अपना हार्ट रेट अगर अभी कभी आप इको कराओगे तो वो भी ऐसा ही चलता है, अगर स्थिर चल रहा है मतलब वो हार्ट जा चुका है, अपना काम करना बंद कर दिया है। सिमिलरली इक्विटी है जो हमेशा ऊपर नीचे ही चलता है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो बराबर है, बट ये 42,000 का मार्केट 28,000 हो गया, सब 26,000 भी हो गया था, 35% गिर गया, ऐसा तो कोई होता है? मतलब अगर आपने 42,000 के पीक पे इन्वेस्ट किया होता तो आपका 1 लाख रुपए की वैल्यू हो गई होती 65,000, ऐसा तो कोई होता है यार? एफडी में तो ऐसा नहीं होता, पीपीएफ में तो ऐसा नहीं होता, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पहली बार हुआ है क्या? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तो ये मैंने, आप ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो, पिछले 40 सालों में जब जब 30% या 30% से ज्यादा का फॉल आया है, वो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। तो पहले से शुरू करते हैं, 1986 से 88 के दरमियान मार्केट 40% गिरा था, मतलब अगर 1 लाख लगाया होता, एक्सक्यूज मी, 1 लाख लगाया होता तो 60,000 हो गया होता। फिर 1991 में वापस 40% का फॉल, फिर 1992 हर्षद मेहता स्कैम, वापस 56% का फॉल, मतलब आज के फॉल से तो कहीं ज्यादा। एक्सक्यूज मी, घबराइएगा मत, ये कंप्यूटर से फैलता नहीं है, मतलब कंप्यूटर के उस तरफ नहीं आएगा। 1 लाख की वैल्यू 44,000 हो गई होती 1992 में। 1994 में 42% फॉल आया था, स्टॉक मार्केट स्टम्बल। 1997 में अगेन 40% फॉल, 2000 में अगेन 57% फॉल, 2004 में 32% फॉल, 2006 में 30% फॉल, और 2008 में सबसे बड़ा फॉल आया था 63% का फॉल, मतलब 1 लाख की वैल्यू 36,000 हो गई होती।
पर उसके बावजूद हमने देखा कि इतने सारे 30% से ज्यादा के फॉल आए हैं, उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि पिछले 40 सालों में इक्विटी में 13.5 पौने 14% का रिटर्न मिला है। 1 लाख की वैल्यू 1,70,00,000 रुपए हो गई होती, 13 गुना आपका वेल्थ हो गया होता इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन के ऊपर 13 गुना वेल्थ आपका हो गया होता। और इक्विटी हमेशा से ही वॉलेटाइल रहा है, 30% से ज्यादा का फॉल हमेशा से या काफी बार आया है। और जब जब 30% का फॉल आया है उसके बाद के 3 साल के रिटर्न भी बहुत अच्छे रहे। लेकिन हम लोग 3 साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करते नहीं है, इसीलिए ये चर्चा मैं अभी नहीं करता। और एक चीज यहाँ पे मैं आखिरी में इक्विटी के ऊपर बात करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। और ये बात बोलूंगा मैं कि इक्विटी इज नॉट रिस्की इन लॉन्ग टर्म। ये बहुत सारे आंकड़े हैं, अगेन मैं आंकड़ों पे मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि आप कोई भी तारीख पकड़ लीजिए, सेंसेक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी उस तारीख की, बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे। उस तारीख के 10 साल के बाद या 12 साल के बाद या 15 साल के बाद का सेंसेक्स का वैल्यू निकालिए। आप हमेशा ये देखोगे कि जो तारीख आपने ली है उससे ज्यादा ही सेंसेक्स रहा होगा। मतलब पॉजिटिव रिटर्न ही आपको 10 साल 12 साल या 15 साल में आया होगा। कोई भी तारीख ले लो ना, आपके बच्चे की पैदाइश की तारीख ले लो, आपकी एनिवर्सरी की तारीख ले लो, या कोई भी तारीख जो आपकी यादगार तारीख है, आपके जॉब का पहले दिन की तारीख ले लो, उसके बाद के 10 साल या 12 साल या 15 साल के बाद का सेंसेक्स का वैल्यू निकालिए। बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। आप ये देखोगे कि वो हमेशा ही 10 साल 12 साल या 15 साल के बाद पॉजिटिव ही रहा है। तो इतनी बातें मुझे करनी थी। आखिर में ये बताना चाहूंगा कि लोग फिर भी इक्विटी में पैसा क्यों नहीं बनाते हैं। तो आप बोलोगे कि यार इतना इक्विटी में अगर रिटर्न बनता है तो फिर भी इक्विटी में लोग पैसा क्यों नहीं बनाते। तो पहली चीज ये है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड इक्विटी। जैसे मैंने आपको बोला, इक्विटी मतलब शेयर, शेयर मतलब हिस्सा, आप बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हो। लोग इक्विटी को गैम्बलिंग समझते हैं, नसीब समझते हैं, यार मेरे तो नसीब में इक्विटी में रिटर्न बनाना है ही नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। बट नसीब नहीं है, आप बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हो। तो पहला रीजन क्यों लोग इक्विटी में पैसा नहीं बनाते कि लोग इक्विटी समझते ही नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड रिस्क, रिस्क ही नहीं समझते हैं। इक्विटी रिस्की है। रिस्की है मतलब, रिस्क का मतलब ये नहीं है कि पैसा डूबने वाला है। रिस्क का मतलब ये है कि रिस्क का अगर आप डिक्शनरी में डेफिनेशन देखोगे तो रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब फ्यूचर अनसर्टेन है। अनसर्टेन को मैं हिंदी में रूपांतर नहीं कर पा रहा हूं, बट अनसर्टेनिटी इज द रिस्क। रिस्की है मतलब ये नहीं है कि गिरने ही वाला है, टूटने ही वाला है। रिस्की है मतलब अनसर्टेन है। अब रिस्क की बात करोगे तो रिस्की तो बहुत सारी चीजें हैं अपने जीवन में, फिर भी हम लोग वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं पे देख रहा था, दिन में इंडिया में हर दिन 2.5 लाख लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। 2.5 लाख लोग। आप फिर भी गाड़ी तो चलाते हो, गाड़ी लेके अब जॉब जाते हो, बिजनेस करने जाते हो, बच्चों को स्कूल में वही गाड़ी में लेके जाते हो, वही गाड़ी में स्कूल से लेके आते हो। दिन में 2.5 लाख लोग मरते हैं एक्सीडेंट से। तो गाड़ी चलाना तो रिस्की है, लेकिन आप जानते हो उस रिस्क को मैनेज करना जानते हो। आप स्लो चलाओगे, सीट बेल्ट पहनोगे, हेलमेट पहनोगे, ओवरटेक रॉन्ग साइड से नहीं करोगे, ट्रैफिक सिग्नल पे रुकोगे। इसका मतलब आप रिस्क मैनेज कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप इक्विटी रिस्की है, लेकिन उस रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो, राइट। तो इसलिए लोग पैसा नहीं बनाते इक्विटी में, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड रिस्क। दे इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। आप कोई भी बिजनेस शुरू करोगे तो ऐसा करोगे क्या कि आज शुरू करोगे और मान लो साल भर बाद बंद कर दोगे, और साल भर बाद बंद भी करोगे तो पैसा बनाओगे क्या? बंद कब करोगे? जब पैसा नहीं बना होगा तो ही बंद करोगे ना। सो इक्विटी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और फिर गाली इक्विटी को देते हैं। बट इक्विटी को समय चाहिए। और याद रखिए, आपके गोल्स जो है वो भी सब समय वाले ही है ना। ऐसा थोड़ी है कल बच्चे की शादी है, बच्चे की शादी 10 साल 15 साल बाद है, आपका रिटायरमेंट 20 साल 25 साल बाद है। आपके पास समय है, इक्विटी को समय चाहिए। आप पीपीएफ में समय देने के लिए रेडी हो 15 साल। आप जमीन खरीदते हो, घर खरीदते हो, 20 साल 25 साल रेडी हो। इक्विटी को भी समय दीजिए, आप पैसा बनाओगे, राइट। लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं टिप्स के ऊपर, फ्लेवर के ऊपर।
कहीं रात को खाने के बाद पान के गल्ले पे चले गए, पान के गल्ले पे किसी से सुन लिया कि यार ये शेयर बहुत बढ़िया है, और खरीद लिया, तो पैसा नहीं बनेगा ना इक्विटी में। लोग इक्विटी में इसलिए पैसा नहीं बनाते बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस। हम थोड़ी बिजनेस समझते हैं, बिजनेस हम नहीं समझते हैं। बिजनेस को समझने के लिए नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, टाइम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो एक्सपर्ट्स के पास होता है। वो एक्सपर्ट्स मतलब म्यूचुअल फंड। तो काफी लोग इक्विटी डायरेक्ट शेयर्स खरीद लेते हैं और इसीलिए पैसा नहीं बनता है, जबकि इक्विटी खरीदने के लिए भी एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है, जैसे डॉक्टर की, जैसे लॉयर की, वैसे ही इक्विटी का प्रोफेशनल है म्यूचुअल फंड, राइट। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, नीचे खरीद लूं, ऊपर बेच दूं, ऊपर बेच दूं, नीचे खरीदूं, पैसा नहीं बनेगा इक्विटी में। मीडिया को अटेंशन देते हैं, सुबह सुबह न्यूज चैनल खोल दी या पेपर पढ़ लिया, फाइनेंशियल पेपर पढ़ लिया, उससे पैसा नहीं बनता। और हमेशा रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। रिटर्न्स के पीछे भागते हैं मतलब रिटर्न्स को चेज करते हैं, पीछे का आईना देखते हैं। आप जब गाड़ी चला रहे हो तब आपको आगे का आईना देखना चाहिए ना, लेकिन हम लोग जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग पीछे का आईना देखते हैं, कहाँ पे रिटर्न आया, राइट। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से लोग इक्विटी में पैसा नहीं बनाते। और तीसरी आदत है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। वापस अपने रिटायरमेंट वाले एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। मैंने पहले आदत में बोला था, हम लोग 7 आदत समझने वाले हैं। पहली आदत में मैंने बोला था इन्वेस्ट करो तो पहले जानो कि मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, ये पैसा, ये लक्ष्य जो है मेरा फाइनेंशियल गोल कब आने वाला है और कितना पैसा लगेगा। दूसरा, जल्दी शुरू करो। और तीसरी आदत जो मैंने बोली कि इक्विटी का सहारा लो या इक्विटी में इन्वेस्ट करो। तो मैं वापस अपने गोल पे आ जाता हूँ। जो लोग लेट जुड़े होंगे शायद ये समझ नहीं पाएंगे। मैं रिटायर होने वाला हूँ 2045 में। ये मैंने पहले आदत से सीख लिया कि गोल के लिए इन्वेस्ट करो। मैं आज शुरू भी आज कर रहा हूँ, जल्दी शुरू कर रहा हूँ। तीसरी आदत भी बहुत जरूरी है और वो ये है कि इक्विटी का सहारा लेना। मुझे 3,75,00,000 रुपए चाहिए 2045 में। अगर मैं ऐसी जगह पे निवेश करूं जहाँ 6% रिटर्न मिलने वाला है, मुझे महीने के 55,000 बचाने पड़ेंगे। अगर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूं जहां मुझे 8% मिलने वाला है, 40,000 बचाने पड़ेंगे। या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूं जहां मुझे 15% मिलने वाला है, मुझे 13,000 बचाने पड़ेंगे। तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा गोल अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहली आदत, जब भी निवेश करो किसी गोल के लिए करो। दूसरी आदत, जल्दी शुरू करो। तीसरी आदत, इक्विटी में इन्वेस्ट करो। अब इक्विटी में रिस्क के ऊपर और एक पॉइंट बोलना चाहूंगा और बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे वाले 4 आदतें बहुत जल्दी में ले लूंगा। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा इक्विटी के बारे में। काफी लोग बोलते हैं कि यार नहीं, मैं फिर भी एफडी में ही इन्वेस्ट करूंगा या डेट में ही इन्वेस्ट करूंगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा सर, आप जब बैंक में एफडी करने जाते हो तो बैंक उस पैसे को क्या करता है? बैंक उस पैसे को बिजनेसेस को लोन देता है। तो आपको बैंक देता है 6%, बैंक बिजनेसेस को देता है 10% या 12% के ब्याज पे। तो बीच का रिटर्न बैंक कमाता है। अब बिजनेसमैन उसको 10% 12% पे लोन क्यों ले रहा है? क्योंकि बिजनेसमैन को लगता है कि यार मेरे बिजनेस में मैं 15-20% तो कमा लूंगा, राइट। अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो बैंक को पैसा दो या तो उस बिजनेसमैन को डायरेक्टली पैसा दे दो। बिजनेसमैन को डायरेक्टली पैसा देना मतलब उसके बिजनेस को खरीदना। उसके बिजनेस को खरीदना मतलब उस बिजनेस के शेयर को खरीदना, मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करना। अब बिजनेसेस जैसे मैंने बोला अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बट सारे बिजनेसेस बुरे नहीं हो सकते और सारे बिजनेसेस अच्छे भी नहीं हो सकते। आप उस बिजनेसमैन को डायरेक्ट पैसा देने जाओगे तो हो सकता है कि उसका बिजनेस खराब निकले, वो बिजनेस अच्छे से कर नहीं पाए। उसका अनुमान गलत था कि मैं 15-20% इस बिजनेस से निकाल लूंगा, वो नहीं निकाल पाया। इसीलिए बिजनेस खरीदना है तो एक्सपर्ट के जरिए बिजनेस खरीदिए, ना कि खुद। अब आप ये बोलोगे कि सारे बिजनेसेस फेल हो गए तो क्या? जैसे किंगफिशर हुआ, जैसे रिलायंस पावर हुआ, अगर सारे बिजनेसेस फेल हुए तो क्या? तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि अगर सारे बिजनेसेस फेल हुए
तो बिजनेसेस अपना लोन कैसे चुकाएंगे बैंक को? और अगर बैंक अपना लोन बिजनेसेस से निकाल नहीं पाए तो हमारी एफडी कैसे पकेंगे? तो इस मुल्क में, इस देश में या किसी भी इकोनॉमी में बिजनेसेस का अच्छा करना बहुत जरूरी है। चाहे आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है, चाहे आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, दोनों में रिटर्न तभी मिलेगा अगर बिजनेसेस अच्छा करते हैं। और तीसरी चीज इक्विटी में बोलना चाहूंगा कि आप दुनिया के सारे अमीर लोगों की लिस्ट बनाइए, या इंडिया के अमीर लोगों की लिस्ट बनाइए, या आपके शहर के अमीर लोगों की लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में उनका नाम इक्विटी की वजह से ही है। तो पहला नाम अगर अमेजोन में जेफ बेजोस का है, तो उसका पहला नाम दुनिया में वो सबसे अमीर इसीलिए है बिकॉज उसके पास अमेजोन के सबसे ज्यादा शेयर है, उस बिजनेस का वो मालिक है। इंडिया में सबसे अमीर बंदा अगर मुकेश अंबानी है तो उस लिस्ट में पहले नंबर पे वो इसीलिए आता है क्योंकि उसके पास रिलायंस के शेयर्स है, राइट। सो इतना मेरे ख्याल से इक्विटी में काफी हो जाएगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टर तीसरी आदत बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़ा जल्दी जाते हैं यहाँ से। चौथी आदत जो आपको जीवन में अपनानी है अगर सक्सेसफुल कामयाब इन्वेस्टर बनना है, तो सारे गोल्स अचीव करने हैं, तो और वो ये है कि रेगुलरली इन्वेस्ट करिए। हैफेजार्डली नहीं, पैसा आया खर्च कर दिया, कभी पैसा आया बचा लिया, ऐसा नहीं। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है। चाहे अच्छा स्वास्थ्य बनाना हो, चाहे अच्छा क्रिकेटर बनना हो, चाहे अच्छा या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सिमिलरली अच्छा इन्वेस्टर बनना है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, आपका गोल अचीव करना आसान हो जाता है। आप ऑटोमेटिकली मार्केट को टाइम करोगे, आपका खरीदी एवरेज से नीचे हो जाएगा, और आप इमोशंस को इन्वेस्टमेंट से बाहर कर दोगे। इसलिए चौथी आदत जो हमको करनी है वो ये है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स नहीं करना है। हमको ये करना है कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस। एक सेविंग्स महीने का तय कर दो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्कस करके, उसके बाद जो बच जाता है उसको खर्चा करना चाहिए। तो चौथी आदत जो हमको अपने जीवन में अपनानी है ताकि हम लोग एक कामयाब इन्वेस्टर बने, वो ये है कि इन्वेस्ट रेगुलरली। ये एक एग्जांपल है जो इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करने का फायदा बताता है। 40 सालों का अगेन एग्जांपल है। अगर आप मार्केट को टाइम करते हो और टाइम कर पाते हो तो आपको 14% रिटर्न मिलेगा। मार्केट को टाइम करने जाते हो और नहीं कर पाते हो, फेल जाते हो, तो 12% रिटर्न मिलेगा। और दोनों में से कुछ नहीं करते हो, चुपचाप हर महीने इन्वेस्ट कर देते हो पहली तारीख को, तो 13% रिटर्न मिलेगा। ये करना इम्पॉसिबल है, ये करना इम्पॉसिबल है। इतने बुरे नसीब आपके हो नहीं सकते, इतने अच्छे नसीब आपके हो नहीं सकते, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो। तो एसआईपी के जरिए आप ऑटोमेटिकली टाइमिंग करते हो। एसआईपी के जरिए आपका जीवन का जो फाइनेंशियल गोल है वो अचीव करना आसान हो जाता है, इजी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है कि 5 करोड़ रुपया जमा करना है 20 सालों में, तो हर महीने करने से वो आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 37,000 अगर आप महीने के बचा पाते हो तो 20 सालों में 5 करोड़ जमा कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट रेगुलर इन्वेस्टमेंट का कि आपका एवरेज प्राइस जो है वो नीचे आएगा। आप ऊपर के दाम पे भी खरीद रहे हो तो आप कम खरीदी कर रहे हो, नीचे के दाम में आप ज्यादा खरीदी कर रहे हो, बिकॉज महीने का इन्वेस्टमेंट तो आपका फिक्स है, तो आपका एवरेज जो है वो नीचे आ जाएगा। और ये एसआईपी का, म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने का रिटर्न आया है पिछले 20 सालों में। यहाँ पे मैं जरा भी ये कोशिश नहीं कर रहा हूँ बताने की कि ये रिटर्न फ्यूचर में भी आएगा, लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण है कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या हुआ है। तो अगर 10,000 रुपए की एसआईपी करी होती, उदाहरण के तौर पे आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में 1999 में या 2000 में, जिसके 20 साल अभी खत्म हो रहे हैं, 2020 में आपका टोटल निवेश हुआ होता 24 लाख रुपए महीने के 10,000 के हिसाब से। मतलब 24 लाख, एक तो निवेश का अमाउंट भी बहुत बड़ा हो गया ना, छोटा 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 करके आपने 24 लाख बचा लिए। और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने का और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये हुआ कि उसका वैल्यू आज 1,82,00,000 है, राइट। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि टोटल 20 सालों में आपको 27,000 यूनिट्स मिले हैं, लेकिन 27,000 में से पहले 5 सालों में आपको 19,143 यूनिट मिले।
मतलब टोटल 20 सालों में जितने यूनिट्स मिले हैं उसके 70% यूनिट्स आपको पहले 5 सालों में मिलते हैं। इसलिए हमेशा पहले 5 साल एसआईपी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, चाहे फिर उसका रिटर्न नेगेटिव आए, जैसे इस केस में आया था। 2 साल के बाद इसका रिटर्न -32% था, बिकॉज तभी कारगिल वॉर हुई थी, तभी ट्विन टावर पे अटैक हुआ था, तभी केतन पारेख स्कैम हुआ था, तभी .com बबल हुआ था। 3 साल के बाद भी नेगेटिव था, लेकिन एसआईपी चालू रखी होती तो रिटर्न आया होता। तो चौथी आदत है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट रेगुलरली विथ डिसिप्लिन। पांचवी आदत है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की, जो अपने इमोशंस को, मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा फास्ट यहां से आगे बढ़ता हूं। पांचवी आदत है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। जब पैसे की बात आती है तब दो ही इमोशंस लागू पड़ते हैं, एक लालच और एक डर। ये दो इमोशंस हमको कभी इक्विटी में पैसा बनाने नहीं देते हैं। ये दो इमोशंस को अगर आप कंट्रोल करोगे तो आप एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हो। लालच कब आती है? जब मार्केट बढ़ रहा है, आपने देखा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है धीरे, तब आप खरीदते हो, बिकॉज लालच आ गई ना, स्वभाव है, इमोशन है। और मार्केट जब धीरे 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 गिर रहा है तब डर आ जाता है कि यार ये जितना बचा है उतना तो निकाल लो, नहीं तो ये भी नहीं रहेगा। और ये हम लोग करते रहते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप में से काफी लोग जानते होंगे कि भाई अगर हम में से किसी को गुस्से की आदत है तो गुस्से को काबू करना बहुत मुश्किल काम है। कोई भी इमोशन है, वो इमोशन को काबू करना बहुत मुश्किल बात है, हम वैसे ही बने हैं। और इसीलिए सातवीं आदत जब मैं आऊंगा वो बहुत जरूरी है, सातवीं आदत। तो खैर, किसी की आदत है कि किसी का इमोशन है कि वो सब्र नहीं रख सकता, अगेन वो उसके लिए बहुत मुश्किल है फिर सब्र रखना। सिमिलरली पैसे जब आते हैं तब दो ही इमोशन आते हैं, या तो लालच या डर। ये दो को अगर आप काबू कर लोगे तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनोगे। और हमेशा इक्विटी में उल्टा होता है। अब ये ब्लू लाइन देखोगे तो ब्लू लाइन सेंसेक्स की है, और ये जो ऑरेंज बार है वो ऑरेंज बार है कि लोगों ने पैसा कितना लगाया। तो आप देखोगे कि मार्केट, ये जो मार्केट नीचे गया, गिरा, मार्केट नीचे जा रहा है, तो ऑरेंज में आप देखोगे पैसा लोग लगाते ही नहीं है। और मार्केट जब बढ़ रहा है तब लोग पैसा लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट बहुत बढ़ा, लोगों ने पैसा बहुत लगाया। यहाँ पे मार्केट गिरना शुरू हुआ, लोगों ने पैसा नहीं लगाया। लालच और डर यहाँ लगाते हैं और यहाँ बेचते हैं, कभी इक्विटी में पैसा नहीं बनेगा। ये दो इमोशंस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इसको बिहेवियर गैप बोलते हैं। ये बिहेवियर गैप की वजह से होता क्या है कि सेंसेक्स ने तो 14% रिटर्न दे दिया 40 सालों में, लेकिन इन्वेस्टर ने 14% रिटर्न नहीं बना पाया, बिकॉज गलत समय पे पैसा लगाया और गलत समय पे पैसा निकाला। तो पांचवी आदत है अपने इमोशन को कंट्रोल करना, और जब इमोशन को कंट्रोल करना है तो असेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है, और उसको रीबैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। अब ये एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर या आपका एडवाइजर ही आपके साथ अच्छे से कर सकता है, बट मैं 1 मिनट में अगर इसको समझाना चाहूं तो एक बार तय कर लो कि यार मैं अगर 100 रुपए बचाऊंगा तो कितना इक्विटी में जाएगा और कितना सेफ्टी में जाएगा, मतलब कितना इक्विटी वाले इन्वेस्टमेंट जाएगा, कितना फिक्स्ड इनकम में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे किसी ने तय किया है कि यार मैं निवेश करूंगा तो 40 इक्विटी में डालूंगा और 60 फिक्स वाले में डालूंगा। अब मार्केट ऊपर चला जाता है तो इसको वापस 40 लेके आइए, मतलब आप ऊपर वाले मार्केट में बेच रहे हो, और मार्केट नीचे जाता है तो वो 40 जो है वो 30 हो जाएगा, तो आप नीचे वाले मार्केट में उसको वापस 40 लेके आओ, मतलब नीचे वाले मार्केट में आप खरीद रहे हो। मतलब जो तय किया है कि यार मेरा 50 इक्विटी में रहेगा, 50 डेट में रहेगा, उस 50-50 को मेंटेन करते रहिए। आप ऑटोमेटिकली ऊपर के दाम पे बेचोगे और नीचे के दाम पे खरीदोगे, और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल पर कर पाओगे। इमोशंस मतलब आपके डर को और आपकी लालच को काबू में रख पाओगे, अगर आप अच्छे से एसेट एलोकेशन करते हो और उसको रेगुलरली रीबैलेंस करते हो। ये 1 मिनट में समझना मुश्किल है, लेकिन आपके डिस्ट्रीब्यूटर और आपके एडवाइजर को इस मीटिंग के बाद जरूर फोन करिए और जानिए व्हाट इज एसेट एलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग, और कैसे वो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। तो पांचवी आदत है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैव अ क्लियर एसेट एलोकेशन। छठी आदत है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर अपना रिस्क जो है ना वो ट्रांसफर कर देता है किसी और को।
तो जैसे मैंने बोला, सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करता है। अब जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से आप आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। खुदा ना खास्ता डेथ हो गई, आपके गोल्स, आपके बच्चे की एजुकेशन, बच्चे का मैरिज और कोई गोल जो है वो अचीव नहीं कर पाओगे। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपका गोल बिखर जाएगा। डिसेबिलिटी आ गई, एक्सीडेंट हो गया और डिसेबिलिटी आ गई, आपका गोल बिखर जाएगा। घर या प्रॉपर्टी में डैमेज हो गया, आपका गोल बिखर जाएगा। तो डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी और डैमेज, ये 4 डी बोलते हैं। ये 4 डी आपके और आपके गोल के दरमियान अड़चने हैं जो आ सकती है और नहीं भी आ सकती। लेकिन अगर आप जब प्लान करते हो तब यही सोच के चलना है कि ये आ सकती है, और आ सकती है तो इस रिस्क को आपको किसी और को ट्रांसफर कर देना चाहिए कि भाई ये आए तो भी मेरा गोल तो अचीव होना चाहिए, चाहे डेथ आए, चाहे डिजीज आए, चाहे डिसेबिलिटी आए, चाहे डैमेज आए, मेरा गोल अचीव होना चाहिए। मेरे बच्चे का एजुकेशन, मेरे बच्चे का मैरिज, मेरा घर या मेरी गाड़ी या मेरे स्पाउस का रिटायरमेंट अच्छे से होना चाहिए। मैं रहूं, मैं ना रहूं, या मुझे डिसेबिलिटी हो या मुझे डिसीज हो। तो छठी आदत है जो हमको जीवन में लानी है, वो ये है कि ये जो रिस्क है, डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी और डैमेज, वो रिस्क को आप अपने जीवन से मिटा दो। ये 4 रिस्क को आप कैसे मिटा सकते हो? तो ये 5 तरीके की पॉलिसी खरीद के, और ये 5 तरीके की पॉलिसी खरीदने के बाद कोई भी और पॉलिसी खरीदने की जीवन में जरूर नहीं है। टर्म इंश्योरेंस, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस लिखा है लेकिन मैं बहुत स्पेसिफिक बात करूंगा। टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, टर्म इंश्योरेंस एक बार खरीद लिया सही मात्रा में, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस खरीद लिया एक बार सही मात्रा में, हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लिया एक बार सही मात्रा में, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस खरीद लिया एक बार सही मात्रा में, और होम इंश्योरेंस एक बार खरीद लिया सही मात्रा में, तो आप संपूर्ण तरीके से सुरक्षित हो गए। और ये छठी आदत है जो हमको अपने जीवन में अपनानी चाहिए एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए, मतलब अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। अब ये 5 पॉलिसी का मैंने नाम लिया तो आप बोलोगे कि यार ये बीमे की बात कर रहा है और बीमा तो महंगा होता है। बीमा, ये 5 पॉलिसी बहुत सस्ती है खरीदना एक्चुअली। कैसे सस्ती है? तो यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे 35 का एक बंदा है लिया है, 2 हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं। 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख का हेल्थ के ऊपर सुपर टॉपअप, 50 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 50 लाख का घर का इंश्योरेंस सिर्फ महीने के 2241 रुपए में आपको मिलता है, 75 रुपया प्रतिदिन। इंश्योरेंस हमने कभी सही से खरीदा नहीं है इसलिए हमको महंगा लगता है। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पीए, क्रिटिकल, होम, दैट्स इट, और कोई इंश्योरेंस की जरूर नहीं है। छठी आदत जो हम अपनाते हैं जिससे हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं, और वो है सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ट्रांसफर रिस्क। और आखिरी आदत है जो हमें जीवन में अपनानी है टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर इज हायर एन एक्सपर्ट। कभी डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट मत करो। बिजनेसेस को समझने के लिए समय, एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो हमारे पास नहीं है, वो एक एक्सपर्ट के पास है। वो एक्सपर्ट है म्यूचुअल फंड। वो तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए हो गया, लेकिन और एक एक्सपर्ट की आपको जरूरत पड़ती है जो आपको समझे, आपके फाइनेंसेस को समझे, आपके जीवन के लक्ष्य को समझे, आपके जीवन के लक्ष्य को प्रायोरिटाइज करे कि यार इतने तेरे गोल्स है, इतने अचीव हो सकते हैं, इतने नहीं हो सकते, लेकिन ये तेरे लिए अचीव करना जरूरी है। जो तुम्हारे इमोशंस को मैनेज करे, जो तुम्हारे लिए राइट असेट एलोकेशन आइडेंटिफाई करे और उस असेट एलोकेशन को रेगुलरली रीबैलेंस करे, ऐसे दूसरे एक्सपर्ट की आपको जरूरत पड़ेगी, और वो एक्सपर्ट है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। राइट, सो 2 एक्सपर्ट बहुत जरूरी है, एक इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए जो म्यूचुअल फंड है, और एक जो आपका पर्सनल एक्सपर्ट है। जैसे आपको घर रिनोवेशन करना है तो आप इंटीरियर डिजाइनर पर्सनली अपनाते हो, आपको आपको आप जिम जाते हो तो एक पर्सनल ट्रेनर रखते हो, आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, आप अपनी सारी तकलीफें बताते हो, फिर वो आपको डायग्नोस करके प्रॉब्लम बताता है। सिमिलरली यू नीड एन एक्सपर्ट इन इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो आपका पर्सनल एडवाइजर। तो 7वीं आदत है जो आपको बाकी की 6 आदतें करने में मदद करेगा। अगर 7वीं आदत आप नहीं फॉलो करोगे तो पहले की 6 आदतें अपनाना बहुत
मुश्किल हो जाएगा, तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर हायर एन एक्सपर्ट, राइट। यहाँ पे मेरी 7 आदतें जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी वो खत्म होता है। ये 7 आदतें हम लोगों ने डिस्कस करी। ये 7 आदतें मुझे ऐसा लगता है अगर आप जीवन में अपनाओगे तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे। और सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है जो अपने जीवन के सारे लक्ष्य पूरा करे। कौन सी 7 आदतें हैं? इन्वेस्ट करो विथ अ पर्पस। जितना भी इन्वेस्ट करो, जहां भी इन्वेस्ट करो, पहले जानो मैं क्यों कर रहा हूं, कितना पैसा लगेगा और कब लगेगा। दूसरा, जल्दी शुरू करो, समय का फायदा होगा। तीसरा, इक्विटी का हिस्सेदार बनो, बिजनेस के हिस्सेदार बनो। चौथा, इन्वेस्ट रेगुलरली। पांचवा, अपने इमोशंस को, अपने ग्रीड को और अपने डर को मैनेज करो असेट एलोकेशन करके। छठा, रिस्क सही मतलब इंश्योरेंस सही मात्रा में ले लीजिए और उस रिस्क को अपने गोल से दूर कर दीजिए। और सातवां, हायर एंड एक्सपर्ट। सो इतनी बात मुझे करनी थी, मैंने जो इतना समय मांगा था उससे थोड़ा ज्यादा ले लिया, लेकिन उम्मीद करता हूं मैं अच्छे से ये 7 आदतें आपको समझा पाया हूं। और उम्मीद करता हूं कि ये 7 आदतें आप अपने जीवन में अमल में लाओगे। तो कोई क्वेश्चंस है तो हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 5-10 मिनट क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। स्वप्निल, अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज। यस सर, देर आर लॉट मेनी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मोर देन 800 क्वेश्चंस है, तो सभी तो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक ये है कि आई एम अ फ्रेशर, हाउ कैन आई मेक माई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो सर पहली चीज तो ये कि आपको जिसने यहाँ पे इनवाइट किया है इस वेबिनार पे, उनके साथ चर्चा करिए। आपके गोल्स उनके साथ बैठ के आइडेंटिफाई करिए, आपके जीवन के फाइनेंशियल गोल्स कौन से हैं, उसको अचीव करने के लिए कितना पैसा लगेगा, कब लगेगा, उसको अचीव करने के लिए कितना रिटर्न आपको चाहिए, वो सब उनके साथ डिस्कस करिए। वो आपको सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। स्वप्निल। या बहुत सारे क्वेश्चन स्टॉक स्पेसिफिक है या सेक्टर स्पेसिफिक है, तो विल नॉट कवर दैट, बट और एक नहीं, मैं इम्पोर्टेंट फिर भी क्वेश्चन बोल देता हूँ स्टॉक में वापस एक बोलना बहुत जरूरी है सर। आप स्टॉक खरीदना मतलब बिजनेस खरीदना। एक बिजनेस को समझना सर बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। इनफैक्ट हम समझ ही नहीं पाएंगे, हम अपने बिजनेस को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं सर काफी बार। तो जो बिजनेस में अपना नॉलेज नहीं है उसको आप कैसे समझ सकते हो सर? इम्पॉसिबल है एक बिजनेस को समझना हमारे लिए। उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए सर। वो एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं होती है सर। इसीलिए एक एक्सपर्ट को हायर करना बहुत जरूरी है। और अगर बिजनेस खरीदना है तो मैं ये कहूंगा कि म्यूचुअल फंड के जरिए ही जाना बेहतर है। ओके। इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग, नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड, बैंक म्यूचुअल फंड और नॉर्मल म्यूचुअल फंड, कौन सा बेटर रहेगा? नॉर्मल म्यूचुअल फंड सर बेटर रहेगा। अगर बैंक अच्छा लग रहा है तो बैंक वो म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिकली बैंक का हिस्सा अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा देंगे। ओके। मेरी एसआईपी चल रही है, अभी निगेटिव रिटर्न दे रही है, तो क्या मैं एसआईपी बंद कर दूं या कंटिन्यू रखूं? सर एसआईपी कैसे काम करता है? ये उदाहरण मैंने आपको दिया था। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा, बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड 2000 के साल में अगर किसी ने एसआईपी शुरू की होती, ट्विन टावर अटैक हुआ, कारगिल वॉर हुआ, डॉट कॉम बबल हुआ, यूएस अफगानिस्तान का वॉर हुआ, केतन पारेख स्कैम हुआ, 2 साल का एसआईपी नेगेटिव, 3 साल का एसआईपी नेगेटिव, रेगुलरली इन्वेस्ट करना चालू रखा, इक्विटी को समय दिया, रिटर्न आया है। ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जरा भी बोलने की कोशिश ये नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही रिटर्न फ्यूचर में आएगा। लेकिन इक्विटी में अच्छे समय होते हैं, बुरे समय होते हैं। मार्केट में जब बुरा न्यूज चल रहा होता है ना, वो इक्विटी के लिए इन्वेस्ट करने का अच्छा समय होता है। और जब अच्छे न्यूज चल रहे होते हैं ना मार्केट में, इकोनॉमी के बारे में या किसी कंपनी के बारे में, वो अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने का बुरा समय होता है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने का अच्छा या बुरा समय नहीं होता। स्वप्निल। या ये जो प्रेजेंट कोविड सिचुएशन है वो अनप्रेसिडेंटेड
सिचुएशन है सर, जो पास्ट की सिचुएशन है वो अलग थी, ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो क्या सेंसेक्स आगे बढ़ेगा? और ऐसे वोलेटाइल मार्केट में करंट सिचुएशन, कोविड की सिचुएशन में कैसे निवेश करना चाहिए? सर रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आप मार्केट बढ़ेगा तो भी इन्वेस्ट करोगे, मार्केट गिरेगा तो भी इन्वेस्ट करोगे। रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका इमोशंस जो है इन्वेस्टमेंट से बाहर हो जाएगा। डेफिनेटली कोविड या कोरोना अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन ये जो इवेंट्स मैंने आपको बताई वो भी तो सारी अनप्रेसिडेंटेड थी। ये जो इवेंट्स मैंने बताई ये सारी अनप्रेसिडेंटेड थी। ओके सारी सर, इवेंट ये अनप्रेसिडेंटेड ही होती है। ट्विन टावर अटैक, वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री पे अटैक, अनप्रेसिडेंटेड था ना, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। तो ओके अनप्रेसिडेंटेड है डेफिनेटली, बट बिजनेसेस है, बिजनेसेस इंसानों की तरह गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर भागते हैं, और आप बिजनेस के हिस्सेदार हो जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो। बट कौन सा बिजनेस ज्यादा भागेगा, कौन सा कम भागेगा, कौन सा मर जाएगा, वो एक एक्सपर्ट को ही पता है। इसीलिए एक्सपर्ट के जरिए बिजनेस खरीदना बेहतर है। स्वप्निल, या ये एनजे ई वेल्थ क्या है और मुझे ऑनलाइन इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होगा? सर एनजे ई वेल्थ अकाउंट एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो आप म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हो, और सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं, और दूसरे 10 प्रोडक्ट्स है जो वो ई वेल्थ अकाउंट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस है जो आपको एक ई वेल्थ अकाउंट में मिलते हैं। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि ई वेल्थ अकाउंट तो हर एक इन्वेस्टर के पास होना ही चाहिए। स्वप्निल, या मेरा एज मतलब 50 साल है, कोई कोई लोग 53 साल का भी, ये सवाल सेम ही है, एंड दे आर इनटू द ट्रांजिशन फेज ऑफ देयर वेल्थ साइकिल। 48 से लेकर 53 साल, यानी मैं अभी जस्ट 8 से 10 साल में रिटायर होने वाला हूँ। तो मुझे किस तरीके से निवेश करना चाहिए? मेरे पास मंथली रेगुलर इन्वेस्ट, इसके लिए क्या ऑप्शन है अवेलेबल? राइट। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि जो दूसरी आदत मैंने बताई कि भाई स्टार्ट अर्ली, वो अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। बट खैर आपके और दूसरे गोल्स होंगे जिसके लिए आपके पास समय है। जैसे कि पोतों का एजुकेशन, काफी काफी ग्रैंडफादर्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को शौक होता है कि यार मैं मेरे पोतों के लिए कुछ करूँ। राइट, तो वो उसके लिए आपके पास समय है। आपका खुद का रिटायरमेंट जब तक की बात है, अगेन यू विल हैव टू डिस्कस विथ योर एडवाइजर, विथ योर डिस्ट्रीब्यूटर, एंड बैठ के ही चर्चा करके ही इसका रिजल्ट निकल सकता है। वैसे सिंपली मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, बट है आपके पास अगर कम है, 5 साल या 5 साल से कम है, तो इक्विटी मेरे ख्याल से आपके लिए सही नहीं रहेगा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो फिर या थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन है कि 2045 में सेंसेक्स क्या होगा? सर जितने परसेंटेज से मुनाफा इन 25 सालों में बढ़ेगा, उतने परसेंटेज से सेंसेक्स बढ़ेगा। आपको क्या लगता है मारुति आज साल में जितनी गाड़ियां बेच रही है उससे ज्यादा बेच रही होंगी 2045 में? एचडीएफसी बैंक के आज जितने अकाउंट्स है उससे ज्यादा अकाउंट्स होंगे 2045 में? आज जितने घरों में एसी है उससे ज्यादा एसी होंगे 2045 में? आज जितने लोग डोमिनोज में खाते हैं उससे ज्यादा लोग 2045 में डोमिनोज में खा रहे होंगे। अगर ये सबका जवाब ये है कि हाँ, इन लोगों का सबका बिजनेस 2045 में आज से कहीं गुना होगा, तो इन सब का मुनाफा आज से कहीं गुना होगा, और इन सब का दाम आज से कहीं गुना होगा। अब ये 4 एग्जाम्पल देके मैं जरा भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ ये बताने की कि आपको ये 4 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिर्फ एग्जाम्पल था। तो फिर
Can I spread my investment amongst the different country? तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बात है। कहते हैं ना कि डोंट डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, वही कहानी है। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो वो भी एसेट एलोकेशन का ही पार्ट है, और आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के उसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। बट 5-10% अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव से इंटरनेशनल इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अच्छी बात है। बट ये देख के इंटरनेशनल जाना चाह रहे हो कि पिछले 10 सालों का रिटर्न इंटरनेशनली बहुत अच्छा आया है इंडिया के सामने, तो वो शायद गलत कारण होगा। स्वप्निल। या और एक ये अभी पोस्ट कोविड मिड कैप और स्मॉल कैप का भविष्य क्या होगा? विल दे कम बैक टू द नॉर्मल लेवल? और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के फिलहाल सिचुएशन में, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो? जब भी क्राइसिस आती है ना, तो सीधी सी बात है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होगा? छोटे बिजनेसेस को, जिसको बोलते हैं स्मॉल कैप। उसके बाद मीडियम बिजनेसेस को, जिसको बोलते हैं मिड कैप। और उसके बाद बड़े बिजनेसेस को, जिसको बोलते हैं लार्ज कैप। तो जब भी क्राइसिस आती है तो ज्यादा गिरते हैं स्मॉल कैप, फिर ज्यादा गिरते हैं मिड कैप, फिर उससे कम गिरते हैं मिड कैप, और उससे फिर कम गिरते हैं लार्ज कैप। अब यहाँ से जब बढ़ता भी है तो उल्टा भी होता है ना, कि जब रिकवरी आती है तब सीधी सी बात है स्मॉल कैप डिलीवर बेटर रिटर्न देन, बट पहले रिकवरी आती है लार्ज में, फिर मिड में, और फिर स्मॉल में। बट अगर समय देते हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में तीनों चीजें डाइवर्सिफाइड तरीके से होनी चाहिए। बट खैर, ये स्मॉल कैप मिड कैप ये सातों आदतें में कहीं पे आता नहीं है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो इन्वेस्ट विथ अ पर्पस, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन इक्विटी। इक्विटी में क्या, वो आपके एडवाइजर, आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे छोड़ दीजिए। इन्वेस्ट रेगुलरली, मैनेज योर इमोशंस, एसेट एलोकेशन करिए, रिबैलेंस करिए उसको। रिस्क आपके डेथ का, डिजीज का, डिसेबिलिटी का और डैमेज का इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए। बहुत सस्ते में आपका रिस्क वो लोग लेने के लिए रेडी है। और एक एक्सपर्ट को हायर करिए। जी स्वप्निल। जी। और हाउ वी कैन मेंटेन द पोर्टफोलियो इन दिस सिचुएशन व्हेन मार्केट इज डाउन? पिछले 3 सालों से 4 सालों का रिटर्न निगेटिव दिख रहा है, तो ये कब पॉजिटिव होगा और अभी क्या करना चाहिए? राइट। सो अगर सर एसेट एलोकेशन, आप पहले तो डिसाइड करिए कि मेरे जीवन का एसेट एलोकेशन क्या है। मैं अपने पैसा जब भी इन्वेस्ट करूंगा, मैं कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, कितना डेट में इन्वेस्ट करूंगा, वो पहले तय कर लो जीवन में सर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरा एसेट एलोकेशन तय किया है 70-30। राइट। तो मैं जब भी मेरे पास 100 रुपये बचते हैं, मैं 70 रुपया इक्विटी में लगाता हूँ, 30 रुपया डेट में लगाता हूँ। राइट। वैसे करके मेरा पैसा जमा होते रहता है। अब जब मार्केट गिरता है, जैसे अभी गिरा है, तो होता क्या है कि मेरा इक्विटी होना चाहिए 70%, लेकिन मार्केट गिरने की वजह से वो परसेंटेज हो जाता है या तो 60, या तो काफी बार 55, या अगर बहुत गिरा है तो हो जाता है 50। तो उस गिरे हुए मार्केट में मैं क्या करता हूँ, अपना एफडी वाला पैसा इक्विटी में शिफ्ट करता हूँ, बिकॉज मैंने तय किया है कि मैं 70 इक्विटी में रखूंगा और 30 डेट में रखूंगा। तो मैं उसको डेट से इक्विटी में शिफ्ट करता हूँ। फिर मार्केट जब बहुत बढ़ जाता है तो मेरा 70% बढ़ के हो जाता है 75 या 80%। तो मैं थोड़ा अपना इक्विटी वाला पैसा निकाल के एफडी वाला पैसा, या जिसको डेट वाला पैसा बोलते हैं, डेट वाले पैसे में शिफ्ट करता हूँ, ताकि मैं हायर लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकूँ। या सर, अभी शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, बैंक एफडी में निवेश करना चाहिए, लिक्विड फंड में निवेश करना चाहिए, किस में निवेश करना चाहिए? शॉर्ट टर्म अगर आपको इन्वेस्ट करना है सर, तो मैं प्रोडक्ट बोल देता हूँ, उसके सामने म्यूचुअल फंड में क्या अवेलेबल है वो बोल देता हूँ। अगर आप उसको सेविंग्स में रखना चाहते हो, तो सेविंग्स से बेहतर है कि आप उसको लिक्विड में रखिए। वो एज गुड एज सेविंग्स अकाउंट है। अगर आपका पैसा 6 महीने से 1 साल है, तो आप लिक्विड प्लस में इन्वेस्ट करिए। 1 साल से 2 साल है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करिए। और 2 साल के ऊपर है तो फिर आप उसको शॉर्ट टर्म के ऊपर वाले किसी प्रोडक्ट को इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो
5 साल या 5 साल के ऊपर का, मतलब जितना ज्यादा समय उतना बेहतर है। Okay. टॉप 5 म्यूचुअल फंड या टॉप 5 एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान? सर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डिस्कस करिए, वो बेहतर रहेगा। पर यहाँ पे कहीं पे भी 7 आदत में ये नहीं है कि आप सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड की स्कीम खरीदोगे तो आपके गोल्स अचीव होंगे। ये 7 आदतों पे सर जीवन में फोकस करिए, उसके अलावा कम फोकस करिए सर। सबसे अच्छा स्टॉक, सबसे अच्छा सेक्टर, सबसे अच्छी स्कीम, इस सब चीजों पे कम फोकस करिए। मैं वापस बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, बट इन्वेस्ट विथ अ पर्पस। पहले गोल्स आपके आइडेंटिफाई करिए, कितना पैसा लगेगा, कब लगेगा, जल्दी शुरू करिए, इक्विटी का सहारा लीजिए, रेगुलरली इन्वेस्ट करिए, एक आदत बना दीजिए इन्वेस्टमेंट को, लालच और डर को मैनेज करिए, रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए, और एक एक्सपर्ट को हायर करिए जो ये सब करने में आपको मदद करेगा। राइट स्वप्निल, इसको एंड करें हम लोग यहाँ पे, नहीं तो ये यस सर। क्वेश्चन जैसे मैंने पूरा बाकी सब क्वेश्चन कॉमन है सर, एंड वही है और इन्वेस्टर स्पेसिफिक है फिर तो। राइट। सो थैंक यू वेरी मच एनजे पार्टनर्स एंड उनके निवेशक, उनके इन्वेस्टर्स, आप लोगों ने समय दिया। मैंने मांगा था उससे थोड़ा ज्यादा समय ही दे दिया आप लोगों ने, बट उम्मीद करता हूँ जो समय आपने दिया है उसमें मैं कुछ कुछ वैल्यू एडिशन आपको कर पाया हूँ, कुछ आप जान पाए हो उसके बारे में, और आपको वो आगे जाके आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे और आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड अगली बार जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।